गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है 8th क्लास का साउंड, ध्वनि। ध्वनि साउंड। ध्वनि हम अच्छी तरह से इस शब्द से परिचित हैं। जैसे यहाँ बैल बज रही है, उससे ध्वनि उत्पन्न हो रही है। गिटार है, उससे ध्वनि उत्पन्न हो रही है। फोन बज रहा है, इससे ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ये आदमी मज़े से गा रहा है तो इससे ध्वनि उत्पन्न हो रही है। यहाँ तक कि मैं जब बोल रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे बोलने से भी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यानी हम इसे एक डेफिनेशन के रूप में देख सकते हैं कि ध्वनि की डेफिनेशन क्या है। तो इसे हम देख सकते हैं, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम सुन सकते हैं। इसे नोट डाउन करेंगे। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम सुन सकते हैं। अब ये जब ध्वनि इससे हम सुनते हैं तो ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। तो जब ये आता है कि ये उत्पन्न कैसे हुई ध्वनि, तो इसका एक कंसेप्ट है कि यानी ध्वनि की उत्पत्ति। तो यानी ध्वनि की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसका एक आंसर है कंपन। यानी ध्वनि की उत्पत्ति कंपन द्वारा होती है। यानी आप देखिए, जैसे मैं डस्टर से ब्लैक बोर्ड पे मार रहा हूं तो इससे टकराने से साउंड यानी वाइब्रेशन हो रहा है, इससे ध्वनि उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा मैं ये स्केल को देखा नीचे बढ़ गया तो इससे भी टकराने से वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ। ये मार्कर को टकराया तो इससे भी वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ और ध्वनि उत्पन्न हुई। तो इस यानी माध्यम के कण को अपनी माध्य स्थिति से आगे या पीछे जाना, ऊपर या नीचे होना वाइब्रेशन कहलाता है या कंपन कहलाता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ साउंड यानी ध्वनि के प्रकार। तो अब ध्वनि के प्रकार देखते हैं। जैसे ये घड़ी टिक टक की आवाज आएगी जब हम कमरे में अगर सब बंद कर दे दरवाजे और अकेले सुने तो टिक टिक की आवाज आएगी। इसके अलावा हमारे पास में आके अगर कान के पास बोलते हो तो अजीब ही तरह की आवाज आती है। यहाँ अगर कुत्ता भौंक रहा है देखिए, तो इससे भी एक अलग ही तरह की आवाज आती है। मंजीरे बज रहे हैं, इससे एक अलग तरह की आवाज आती है। बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, इससे अलग तरह की आवाज है। मटका ढोल बज रहा है, इससे भी एक अलग तरह की आवाज आ रही है। तो यानी इन सारी अलग अलग तरह की आवाज होती है। अब इसे हम देखते हैं आगे कि ये जो आवाज है, ये ध्वनि है, ये कैसे उत्पन्न हुई है। अब इसके लिए हमें कंसेप्ट समझना होगा तरंग का। अब ये आप यहां सामने डायग्राम में देख सकते हैं कि तरंगों की प्रकृति कैसी कैसी, यानी किस तरह की तरंग है। तो यही हम समझ रहे हैं कि जो ध्वनि होती है, ये ध्वनि, एक कोटेशन आता है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। अब ये जो अनुदैर्घ्य शब्द आया, इसको समझने से पहले हमें तरंग को समझना होगा कि तरंग क्या होती है। जैसे देखिए डायग्राम में देख सकते हो कि एक तालाब में एक पत्थर फेंका। पत्थर फेंकने से वहां धाराएं बन रही है। यानी क्या हुआ, पत्थर फेंकने से उस तालाब में जो पत्थर फेंका तो उससे क्या हुआ, वहां जो कण जहां वहां टकराया उसने अपने पास वाले कण को वाइब्रेट किया और उसने उसके पास वाले कण को वाइब्रेट किया। इस तरह से ये एक कण ने अपनी ऊर्जा दूसरे कण को दी, दूसरे कण ने अपनी ऊर्जा तीसरे कण, इस तरह से धाराएं बनी। तो हम इसे तरंग को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, जैसे किसी निश्चित अंतराल में, किसी माध्यम में ऊर्जा के कारण जो डिस्टरबेंस होता है, व्यवधान होता है, वो एक ऊर्जा एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरित होती है। इसी को हम तरंग कह सकते हैं। अब यहां तरंगों के प्रकार हम देख लेते हैं कि तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। तो हम इसको यहां एक सिंपल चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। तरंग है, इसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक यांत्रिक तरंगे और दूसरा
अयांत्रिक तरंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या सिर्फ इससे अ लगाने से डिफरेंस हो गया? नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यांत्रिक तरंगों को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किस चीज की आवश्यकता होती है? माध्यम की। और जो अयांत्रिक तरंगे होती हैं उनको ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। इसी हम देख सकते हैं, जैसे अयांत्रिक तरंगें कौन कौन सी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहां देख सकते हैं, जैसे प्रकाश और रेडियो वेव, रेडियो तरंगे, यानी इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी जहां माध्यम नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे? एक शब्द निकलता है, उसे बोलते हैं निर्वात। यानी जहां कोई भी माध्यम ना हो उसे बोलते हैं निर्वात। यानी ये तरंगे निर्वात में भी गमन कर सकती है। अब यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इन्हें और फिर क्लासीफाई अपन दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है अनुप्रस्थ तरंगे, और दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंगे। अब अनुप्रस्थ तरंगों को हम इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए ये किरण आ रही है, यहां बीचों में एक माध्यम रखा हुआ है। जैसे ही इस माध्यम, इसकी दिशा यूं सीधी है, इसके टकराएगी तो इसके कण कैसे गति करेंगे? इसके कण यूं ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आप देख सकते हैं ये कण कैसे गति कर रहे हैं? ऊपर नीचे गति कर रहे हैं। तो इसकी गति कैसे हुई? ऊपर। एक कण को मैं नीचे ले लूं तो ये गति कर रहे हैं नीचे फिर ऊपर। इसी अनुदैर्ध्य तरंगे देखते हैं। अनुदैर्ध्य, एक किरण आई, ये बीचों में हमने माध्यम रख दिया और इसकी दिशा ऐसे ही ऊपर जा रही है, तो आप इसके कण कैसे गति कर रहे हैं? यहाँ बहुत सारे कण मौजूद हैं, तो यानी ये कण कैसे गति करते हैं? ये आगे और पीछे, अपनी माध्य स्थिति से आगे और पीछे। एक कण को नीचे लेके देखते हैं हम, ये कण लिया तो ये कैसे गति करेगा? आगे, वहां पे माध्य स्थिति पे जाएगा और पीछे। तो यानी ये आगे पीछे गति करेगा अनुदैर्ध्य तरंगों में, और अनुप्रस्थ तरंगों में ऊपर नीचे गति होगी। जैसा कि आप यहाँ अनुप्रस्थ तरंगों को डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे गति कर रहे हैं कण, और अनुदैर्ध्य को भी डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे गति कर रहे हैं। अब इनके उदाहरण देख लिए। अनुदैर्ध्य तरंगे हमने पढ़ा था, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। यानी इसमें कौन कौन सी तरंगे आ गई? एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये आ गई ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों ही माध्यमों में अनुदैर्ध्य तरंगें गमन। और ये किस किस माध्यम में करती है? तो इसका एग्जाम्पल लिया हमने, तो ये करती है ठोस में और द्रव में। द्रव की सतह पर ही बस ये बनती है। आशा हो आपको ये टॉपिक बहुत ही रुचिपूर्वक लगा होगा।